मैं समय हूं और एक महान हस्ती स्वर्गीय श्री कन्हैया लाल जी भंसाली की एक ऐसी अनकही जीवनी सुनाने जा रहा हूं जो कि एक व्यक्ति की सीधी साधी आत्मकथा नहीं है। ये एक कथा है उस व्यक्ति के संघर्ष भरे जीवन की, हजारों उतार चढ़ावों की। ये कथा है उनके विचारों की, प्रभावों की, और ये कथा मेरे सिवा कोई बता नहीं सकता, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी इस कथा का महत्व बढ़ता जाएगा। इंसान का शरीर नश्वर है, पर उसके कर्म सदैव शाश्वत हैं। और जब तक मैं हूं, ये कथा यूं ही चलती रहेगी और मेरा कोई अंत नहीं, क्योंकि मैं समय हूं। ये बात है लगभग 100 वर्ष पूर्व की, जब सांडवा की जड़ें छोड़ श्री शक्तिमल जी अपनी पत्नी श्रीमती सुंदर देवी को कोटासर ले आए, जहां उन्हें उनके गर्भवती होने का पता चला। और साथ ही शुरू हुआ जीवन के संघर्षों का सिलसिला, जब एक दिन अचानक हृदय गति रुक जाने से श्री शक्तिमल जी का स्वर्गवास हो गया। श्रीमती सुंदर देवी जी को उनके मायके वाले कोटासर से बांधनु ले गए, जहां उन्होंने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। इस बालक का नाम रखा गया कानीराम, जो आगे चलकर कन्हैया लाल ओसवाल और बड़े साहब के नाम से प्रसिद्ध हुए। कानीराम जी के जीवन में गर्भ अवस्था से ही संघर्ष रहा, जब उन्होंने अपने पिता को खोया और पैदा होने के 6 महीने बाद उनकी माताजी भी दुनिया को अलविदा कह गईं। कानीराम जी अपनी भूरी बुआ जी के साथ बांधनु से कोटासर आ गए, जहां उनकी मुलाकात श्री भंवरलाल जी से हुई, जिनकी परवरिश भी भूरी बुआ ही कर रही थीं। दोनों एक साथ पल बढ़ रहे थे, हर सुख दुख खुशी गम साथ बांटते थे। एक समय की बात है, जब एक रात कानीराम जी भूख से रोते बिलखते सो गए और अगले दिन उनकी गाय को दूध की जगह खून की धार निकली। तब सभी हैरान रह गए और गांव वालों में से एक ने जोर से चिल्ला के कहा, अगर मेरे बेटे को किसी ने कष्ट पहुंचाया तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। उस व्यक्ति को देख ऐसा लगा मानो साक्षात श्री शक्तिमल जी ये बात कह रहे हों। इस घटना के पश्चात श्री शक्तिमल जी पितृ रूप में पूजे जाने लगे और उनका पूजा स्थल स्थापित हुआ। ऐसी कई और घटनाएं हैं जिनसे माना जाता है कि कानीराम जी के पिता एक अदृश्य शक्ति के रूप में हमेशा उनके साथ रहते थे और उनकी रक्षा करते थे। इन सभी घटनाओं के बारे में आप किताब में विस्तार से पढ़ेंगे। इस बीच समय ने अपनी गति बढ़ाई और वो छोटा बालक अपनी किशोर अवस्था में प्रविष्ट हुआ। भूरी बुआ का गाय भैंस और जमीन आदि का व्यवसाय था और कानीराम जी 12-13 साल की उम्र से ही उनके व्यापार में हाथ बटाने लगे। उनके काम के प्रति जुनून को देख भूरी बुआ ने कानीराम जी को अपने रिश्तेदारों लक्ष्मीचंद और आशकरण जी बोथरा के साथ असम की जामबाड़ी भेज दिया, जहां पर उनका पाट का व्यापार था। जामबाड़ी पहाड़ों से घिरा एक जंगली इलाका था, जहां खतरनाक जंगली जानवरों का खतरा सदैव बना रहता था। रात के समय रोशनी के अभाव होने के कारण जहां लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे,
वहीं एक रोज कानी राम जी बाजार से रात में लौट रहे थे। तभी उनके सामने एक शेर आ गया और उनकी बैलगाड़ी से बैल ले गया। कानी राम जी अपनी बुद्धिमत्ता और सूझबूझ का परिचय देते हुए एक ही बैल से बैलगाड़ी हाँक कर किसी तरह सुरक्षित अपने घर पहुंचे। किशोर अवस्था छोड़ कानी राम जी अपने सुडौल शरीर, ऊंची कदकाठी और तेज दिमाग की धनवत्ता के साथ अपनी युवा अवस्था में प्रवेश कर चुके थे। इसी बीच भूरी बुआ को श्रीमान लच्छूराम और श्रीमती गौरा देवी बैद की पुत्री मनोरी देवी के बारे में पता चला, जो रूपवान, सौंदर्यवान और सर्वगुण संपन्न थी। भूरी बुआ ने तनिक भी देर न करते हुए 3000 चांदी की मुद्राएं देकर शुभ मुहूर्त में दोनों का विवाह संपन्न करवा दिया। एक अशिक्षित व्यक्ति होते हुए भी कानी राम जी इतने विद्वान और बुद्धिमान थे कि अल्प समय में उन्होंने सारे कारोबार और व्यापार सीख लिए थे और धीरे धीरे लक्ष्मीचंद जी और आशकरण जी का सारा कारोबार खुद संभाल लिया था, जिससे कि लक्ष्मीचंद और आशकरण जी दोनों बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपने व्यापार में बराबर का हिस्सेदार बना लिया। कानी राम जी की व्यापार में कुशलता और निपुणता कुछ यूं प्रचलित होने लगी कि लोग दूर दूर से उनसे व्यापार कौशल सीखने आने लगे। इसी दौरान श्री रायचंद कोठारी जी, जो आज गुवाहाटी की जानी मानी हस्तियों में से एक हैं, वो भी कानी राम जी से व्यापार कौशल की सीख लेने पहुंच गए और 6 महीने तक उनके साथ व्यापार किया भी। कानी राम जी के सिद्धांतों को आधार मानते हुए कोठारी जी निरंतर सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए और आज उनकी फर्म महलचंद मोतीलाल कोठारी के नाम से प्रसिद्ध है। कानी राम जी की कार्यशैली के 3 ही सिद्धांत थे: सच्चाई, ईमानदारी और समय का सही प्रबंधन। अपने इसी सच्चे स्वभाव के कारण वे सदा जमीन से जुड़े रहे और जामबाड़ी के लोगों के साथ ऐसे घुल मिल के रहने लगे कि कोई उन्हें मारवाड़ी नहीं कहता था। इस तरह कानी राम जी कान्या बाबू के नाम से प्रसिद्ध हुए। शिक्षा के महत्व को समझते हुए कान्या बाबू ने जामबाड़ी में प्रथम विद्यालय का निर्माण करवाया और जामबाड़ी के उन्नति और प्रगति के जद्दोजहद में 2 साल बीत गए और उधर उनकी पत्नी मनोरी देवी जी उनकी राह देख रही थीं। कान्या बाबू ने खुशी खुशी कुछ वक्त अपनी पत्नी के साथ भूरी बुआ के यहाँ बिताया और अपनी पत्नी को लेकर जामबाड़ी आ गए। एक दिन अचानक उनके गोदाम में भीषण आग लग गई और जब कई कोशिशों के बाद भी आग काबू में नहीं आई तो बिना अपने प्राणों की परवाह किए उस धधकती आग में वो कूद पड़े। उनके कपड़े, हाथ और शरीर जल गया। अंदर गोदाम में रखे चांदी के रुपए भी जलकर धातु में परिवर्तित हो गए। इस घटना के बाद उनका मन जैसे जामबाड़ी से उठ गया और उन्होंने पलाशबाड़ी जाने का निश्चय कर लिया। पलाशबाड़ी ने जैसे दोनों हाथों से कान्या बाबू और उनकी पत्नी का स्वागत किया। उनका व्यापार फिर पलाशबाड़ी से गुवाहाटी तक लक्ष्मीचंद और आशकरण जी के साथ खूब अच्छा चलने लगा। उनके बचपन के साथी भंवरलाल जी भी वहीं आ गए और साथ में जुड़ गए। कई सामाजिक संगठनों से भी कान्या बाबू जुड़ गए और समाज में अपनी अच्छी मान प्रतिष्ठा बनाई। इसी बीच कान्या बाबू की पत्नी मनोरी देवी गर्भवती हुई, मानो जैसे प्रभु की असीम कृपा कान्या बाबू पर हो गई हो। वो कहते हैं ना, उस शख्स को कोई नहीं गिरा पाया जिसे चलना ठोकरों ने सिखाया। मनोरी देवी जी की पूर्ण देखभाल के लिए उन्हें मायके भेज दिया गया, जहां उन्होंने 26 जनवरी 1949 को एक सुंदर बेटी को जन्म दिया, जिनका नाम मैना सुंदरी रखा गया। किसी ने क्या खूब कहा है, दुनिया की असली दौलत उसी ने पाई है जिसके घर लक्ष्मी के रूप में बेटी आई है। कान्या बाबू के जीवन में बेटी के शुभ कदम पड़ते ही
उनका कारोबार मानो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। मान सम्मान और लोकप्रियता नई बुलंदियां छूने लगी। लेकिन उनकी खुशियों को ऐसी नजर लगी कि उन्हें एक बार फिर से अपना आशियाना छोड़ना पड़ा। पलाशबाड़ी, जो बसा था ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, और आए दिन नदी विकराल रूप ले रही थी और धीरे धीरे पलाशबाड़ी का काफी हिस्सा अपने अंदर समाते जा रही थी। जहां लोगों के लिए ये चिंता का विषय था, वहीं राजनीति भी इस मामले से अछूती नहीं थी। उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कटाव की गंभीरता का जायजा लेने पलाशबाड़ी पहुंचे। तभी अचानक कान्या बाबू ने उनका हाथ थामा और दूसरी ओर खींचा, क्योंकि जिस छोर पर नेहरू जी खड़े मुआयना कर रहे थे, वो हिस्सा देखते ही देखते ब्रह्मपुत्र में समा गया। कान्या बाबू की सूझबूझ और साहस से एक बड़ी अनहोनी टल गई थी, जिसका आभार नेहरू जी ने भी प्रकट किया। इस घटना के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी भी वहां पहुंचे और कटाव के मामले की संजीदगी को समझते हुए पलाशबाड़ी को खाली करने का आदेश दे दिया। अगला पड़ाव अब गुवाहाटी था, जहां उन्होंने लिखमीचंद और आशकरन जी के संग फैंसी बाजार में कपड़ों की एक दुकान शुरू की और नाम रखा बोथरा भंसाली ब्रदर्स। इसी दुकान के पीछे उन्होंने अपने परिवार का स्थानांतरण किया। ज्यों-ज्यों वक्त बीता, व्यापार में वृद्धि होती गई और इन्हीं सबके मध्यस्थ कन्हैयालाल जी के घर फिर से एक बार किलकारी गूंजी। मनोरी देवी जी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिनका नाम बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मूलचंद रखा गया। कन्हैयालाल जी ने अपना पूरा परिवार गंगा शहर में एक मकान खरीदकर वहां बसाया और कारोबार के लिए वापस गुवाहाटी आ गए। उस वक्त गंगा शहर पहुंचना यूं आज की तरह आसान नहीं था। 5 दिन का सफर तय करना पड़ता था, लेकिन कन्हैयालाल जी ने कारोबार और परिवार को भरपूर समय दिया और बराबर की प्राथमिकता दी। जहां एक और गुवाहाटी में कारोबार बुलंदियां छू रहा था, वहीं गंगा शहर में मनोरी देवी जी ने 1 साल के अंतराल में 2 और पुत्रियों को जन्म दिया, चंदा और सरोज। अब कन्हैयालाल जी सामाजिक कार्यों में ज्यादा सक्रिय होकर सभी की सहायता को सदा तत्पर रहते और घर परिवार भी सुखी, समृद्ध और खुश था। लेकिन जिंदगी कब सीधे चलती है। समय का पहिया एक बार फिर घूमा और उनके बेटे मूलचंद और बड़ी बेटी मैना को चेचक निकली। बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया गया, लेकिन किसी की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ और एक दिन मूलचंद जी की मृत्यु हो गई। मैना जी को पूरी तरह स्वस्थ होने में 6 महीने का वक्त लगा, लेकिन बेटे की छोटी उम्र में मृत्यु कन्हैयालाल जी के लिए एक गहरा सदमा थी। परिश्रमी, विद्वान और स्वयं अकेले ही परिवार का कमाई का जरिया होने के कारण वो कारोबार नहीं छोड़ सकते थे और ना ही अपने परिवार को अनदेखा कर सकते थे। इसीलिए वे एक बार फिर अपने परिवार को लेकर गुवाहाटी आए, जहां उन्होंने कपड़ों के व्यापार के साथ साथ अब रेलवे कॉन्ट्रैक्टर का भी काम शुरू कर दिया। कन्हैयालाल जी बिल्कुल धरती से जुड़े सरल और उदार व्यक्ति थे, इसीलिए ऑफिसर से लेकर चौकीदार और चपरासी तक सब उनका मान सम्मान करते थे। असम की धरातल पर कन्हैयालाल जी अब एक प्रसिद्ध नाम बन चुके थे और कन्हैयालाल जी को लोग अब बड़े साहब या केएल ओसवाल के नाम से जानने लगे। कन्हैयालाल जी का एनएफ रेलवे को पत्थर सप्लाई करने का काम था।
वे पत्थर को बारूद से तोड़कर मशीनों द्वारा अलग अलग आकार में बनाकर रेलवे में सप्लाई करते थे। अपने काम में निपुण और समर्थ होने के कारण हर कॉन्ट्रैक्ट वहीं हासिल करते थे। उनकी कार्यशैली के जहां इतने प्रशंसक थे, वहीं कुछ आलोचक भी थे, जिनका भ्रम था कि केएलओ को इतने कॉन्ट्रैक्ट्स मुख्यमंत्री की सिफारिश से मिलते हैं। किंतु कन्हैयालाल जी जानते और मानते थे कि मेहनत और ईमानदारी को किसी सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती। गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगोष्ठव कर्मणि। अर्थात मनुष्य को कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसीलिए कन्हैयालाल जी बिना किसी की बातों की परवाह किए अपने काम में निरंतर आगे बढ़ते रहे। उनका कार्यक्षेत्र असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, राजस्थान और हरियाणा रहा, लेकिन मुख्य कार्यक्षेत्र असम ही रहा। पूरे नॉर्थ ईस्ट में वे रेलवे को पत्थर सप्लाई करते थे और इसके अलावा पीडब्ल्यूडी, एनएच और इरिगेशन का काम भी असम के हर क्षेत्र में चलता रहता था। उनके पास लगभग 2 से 2,500 हजार उड़ीसा के मजदूर काम करते थे। समय अपनी गति से चलता जा रहा था, लेकिन कन्हैयालाल जी के लिए मानो जैसे समय पंख लगाकर उड़ रहा था। अब उनकी बड़ी बेटी विवाह के योग्य हो गई थी। कई बड़े बड़े रिश्ते आ रहे थे, लेकिन गंगा शहर के नेमचंद जी और इंदिरा देवी चौरड़िया जी के सुपुत्र मांगीलाल जी जब मैना देवी को देखने आए तो वह उनको एक ही नजर में पसंद आ गईं। कन्हैयालाल जी चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी बहुत ही धूमधाम और शानदार तरीके से हो, जिसे पूरा शहर देखकर याद रखे। इस संकल्प के साथ मैना देवी की सगाई संपन्न हुई और चुनौती थी कम समय में घर बनवाना। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। कड़ी मेहनत से 2 सालों के अंदर ही असम से शीशम चुन चुनकर बड़ी ही खूबसूरत नक्शे से एक विशाल हवेली खड़ी की गई। इन्हीं 2 सालों के बीच मनोरी देवी जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। बड़े बेटे गगन और छोटे बेटे छगन उनके नाम रखे गए और साथ ही मैना देवी जी की शादी की तैयारी भी शुरू हो गई थी। गंगा शहर में पहली चंवरी बनी और उसे फूलों से सजाया गया। घर भी दुल्हन की तरह सजाया गया। बड़ी ही धूमधाम और आलीशान तरीके से मैना देवी जी और मांगीलाल जी का विवाह संपन्न हुआ। विवाह समारोह में असम के मुख्यमंत्री महेंद्र मोहन चौधरी और झुम्मरमल जी जैन का परिवार भी सम्मिलित हुआ। यह विवाह लोगों को कई वर्षों तक याद रहा। समय का पहिया एक बार फिर घूमा। अत्यधिक मेहनत और स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही की वजह से कई बीमारियों ने कन्हैयालाल जी को घेर लिया। वे अस्वस्थ रहने लगे और दिनों दिन तबीयत ज्यादा बिगड़ने से डॉक्टर ने उन्हें राजस्थान रहकर आराम करने की सलाह दी। बीकानेर और दिल्ली के बड़े बड़े डॉक्टरों से 2 साल तक उनका इलाज चला, लेकिन उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आया। केएल ओसवाल कांग्रेस के बड़े समर्थक थे, इसीलिए उनसे मिलने कई बड़े नेता जैसे तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, श्रीमती कांता कठूरिया आदि अक्सर आया करते थे। उनके भतीजे भंवरलाल जी भी अपना घर बार छोड़कर उनकी सेवा में विलीन हो गए थे। कन्हैयालाल जी को मानो अपने अंतिम समय के नजदीक होने का आभास हो गया था। अब कोई दवा और दुआ काम नहीं कर रहे थे। उनकी अंतिम इच्छा अपनी दोनों पुत्रियों सरोज और चंदा के विवाह देखने की थी। उनकी इच्छा अनुसार सरोज जी का विवाह किरण चंद जी बोथरा के संग और चंदा जी का विवाह पारसमल जी खजांची के साथ 21 मई के लिए तय हुआ। 19 मई को कन्हैयालाल जी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उनका बोलना
बिल्कुल बंद हो गया। ज्यों त्यों 2 दिन निकले और विवाह की घड़ी आई। उन्होंने 2-2 बारातों का स्वागत किया और विधिवत अपनी दोनों पुत्रियों को विदा किया। लाडकी ने खम्मा घणी मारी, दीकरी ने खम्मा घणी मारी, लाडकी ने नानगड़ी फरी जाली ले मारो। विवाह के 2 दिन बाद ही स्वास्थ्य ने उनका पूरी तरह साथ छोड़ दिया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, पर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। उन्हें घर वापस लाया गया, जहां कुछ ही पलों में उनकी सांसें रुक गईं। कैसी है ये अनहोनी, हर आँख हुई नम, छोड़ गया जो तू, कैसे जिएंगे हम, तू ही। उनके जीवन का दीपक सदा के लिए बुझ गया। आंखें देखें मौन मुख, सहा कहाँ नहीं जाए, लेख विधाता का लिखा कौन किसे समझाए, कौन किसे समझाए। मनोहरी देवी जी की तो जैसे दुनिया ही खत्म हो गई थी। छोटे छोटे बच्चे, गगन 8 साल, छगन 7 साल, सुनीता 5 साल, इनके सर से पिता का साया उठ गया था। समाज ने एक ऐसे वरिष्ठ, परोपकारी और कर्मशील व्यक्ति को खोया था, जिनकी पूर्ति समाज और परिवार में कोई नहीं कर सकता था। लेकिन जिस साहस, धैर्यता और शक्ति का परिचय देते हुए मनोहरी देवी जी ने ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी अपने बच्चों की उत्तम परवरिश करी, हमारा नमन है ऐसी शक्ति स्वरूपा देवी को। मृत्यु सत्य है और शरीर नश्वर है। ये जानते हुए भी हमें अपनों के जाने का दुख होता है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे दिवंगत आत्मा को वह सदा शांति और मोक्ष प्रदान करे। कन्हैयालाल ओसवाल जी को हमारा शत शत नमन।